स्वागत है दोस्तों। रचनाकार विशेष की श्रृंखला में आज हम दूसरे एक प्रमुख रचनाकार के विषय में पढ़ेंगे जिनका नाम है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक, इनके विषय में हम देखेंगे कि परीक्षाओं की दृष्टि से कौन से तथ्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इनका जो जन्म स्थान है, जन्मस्थान, श्रीधर पाठक कहाँ के रहने वाले थे, तो आपको ध्यान रखना है आगरा। आगरा के जोंधरी नामक ग्राम में। ठीक है, इसके साथ ही ध्यान रखिए इनका जन्म वर्ष क्या है, वो भी बहुत जरूरी है ध्यान रखना। तो 1859 से 1928 तक इनका जीवन काल रहा है। तो रचनाकार की जन्म स्थान से लेकर के उसके पूरे जीवन काल के विषय में जब आप जानते हैं तो आपको उनकी रचनाओं के प्रकाशन वर्ष के विषय में भी अनुमान लगाने के लिए अवसर मिल जाता है। तो 1928 तक आपको ध्यान रखना है ये वर्तमान रहे। इनकी कविताओं के जो विषय थे वो क्या रहते थे वो आपको ध्यान रखना है। इनकी कविताओं के विषय जैसे कि देश प्रेम, समाज सुधार तथा प्रकृति चित्रण। देश प्रेम, समाज सुधार तथा प्रकृति चित्रण। ठीक है, ये इनकी कविताओं के मूल जो विषय वस्तु रहे हैं वो बराबर बने रहे। ठीक है, इसके आगे देखते हैं ये खड़ी बोली और ब्रज भाषा दोनों में, यानी काव्य भाषा इनकी क्या थी, काव्य भाषा खड़ी बोली और ब्रज दोनों थी। तो आरंभिक दौर के जो रचनाकार थे उनकी लगभग वे सभी ब्रज भाषा में भी रचना करते थे और खड़ी बोली में भी। तो श्रीधर पाठक के विषय में आपको ध्यान रखना है खड़ी बोली और ब्रज भाषा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं इनके विषय में। आचार्य शुक्ल का एक कथन है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक नहीं पढ़ी है, उसमें श्रीधर पाठक के विषय में उन्होंने क्या कहा है, तो आप यहाँ से एक बात ध्यान रख सकते हैं। वे लिखते हैं कि शब्द शोधन में तो पाठक जी अद्वितीय थे। शब्द शोधन में तो पाठक जी अद्वितीय थे। ठीक है, शब्द शोधन में तो पाठक जी अद्वितीय थे। जैसी चलती और रसीली इनकी ब्रजभाषा होती थी, जैसी चलती और रसीली, ये दोनों बातें, जैसी चलती और रसीली इनकी ब्रजभाषा होती थी, वैसा ही कोमल और मधुर संस्कृत पद विन्यास भी, वैसा ही कोमल और मधुर पद विन्यास भी। ठीक है, और ये पद विन्यास संस्कृत में होते थे। तो आचार्य शुक्ल जी लिख रहे हैं कि शब्द शोधन में पाठक जी अद्वितीय थे। जैसी चलती और रसीली इनकी ब्रजभाषा होती थी, वैसा ही कोमल और मधुर संस्कृत पद विन्यास भी इनका होता था। ठीक है, इनके विषय में ये शुक्ल जी का कथन बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान रखेंगे। आगे वे लिखते हैं कि भद्दापन इनमें न था। तो जब आप शुक्ल जी की पुस्तक यदि नहीं पढ़ते हैं तो आप कुछ महत्वपूर्ण कोटेशंस जो उनके विषय में शुक्ल जी ने कहा था, यदि आप उसे ध्यान में रखते हैं तो आप जान जाएंगे शुक्ल जी इनके विषय में क्या सोचते थे, क्या लिखते थे। भद्दापन इनमें न था, न रूप रंग में, न भाषा में, न भाव में। ठीक है, न भाव में
न चाल में न भाषण में, न चाल में न भाषण में। तो देखिए शुक्ल जी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं श्रीधर पाठक जी की, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आगामी जो टीजीटी पीजीटी और ईएमआरएस की परीक्षा होने वाली है उन सभी में महत्वपूर्ण रचनाकार के रूप में आपको श्रीधर पाठक जी को पढ़ना ही है। तो शुक्ल जी का कथन जो है वो आपको महत्वपूर्ण ढंग से याद रखना चाहिए कि शुक्ल जी श्रीधर पाठक के विषय में क्या लिखते हैं। आगे हम देखते हैं, श्रीधर पाठक ही सच्चे स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक ठहरते हैं। बहुत महत्वपूर्ण कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कौन है? तो श्रीधर पाठक ही सच्चे स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक यानी ट्रू रोमांटिसिज्म के प्रवर्तक ठहरते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार सच्चे स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? श्रीधर पाठक जी, ये आचार्य शुक्ल लिख रहे हैं। तो आपको यहाँ से दो कोटेशन महत्वपूर्ण आचार्य शुक्ल के श्रीधर पाठक जी के विषय में दिखाई पड़ते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लें, ध्यान रख लें कि शुक्ल जी क्या कहते हैं इनके विषय में। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं कि एक रचना इनकी है बाल विधवा। बाल विधवा, वे लिखते हैं कि बाल विधवा नामक रचना में इन्होंने विधवाओं की व्यथा का कारुणिक वर्णन किया है। विधवाओं की व्यथा का कारुणिक वर्णन किया है। किसमें? बाल विधवा नाम की एक रचना में। ठीक है, तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि बाल विधवा नाम की रचना श्रीधर पाठक जी ने लिखी हुई है। इसके अलावा देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो रचनाएं जब हम बात करते हैं तो आपको इनके विषय में जब हमने ऊपर ही बताया कि ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में ये रचनाएं लिखते थे, तो पहले देखते हैं ब्रजभाषा में कौन कौन सी रचनाएं हैं। ठीक है, ब्रजभाषा में बात करें तो इनकी मौलिक रचनाएं मनोविनोद नाम से हैं। मनोविनोद, इसका प्रकाशन वर्ष ध्यान में रखेंगे 1882। ठीक है, 1859 में इनका जन्म हुआ है, 82 में ये मनोविनोद नामक एक रचना लिखे हैं ब्रजभाषा में। और कश्मीर सुषमा, कश्मीर सुषमा। ठीक है, इन दो रचनाओं के नाम ध्यान रखेंगे। ये ब्रजभाषा में लिखी गई है श्रीधर पाठक के द्वारा और ये 1904 में है। इसके अलावा अगर बात करें खड़ी बोली की, खड़ी बोली रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो आपको इनकी रचनाओं को ध्यान में रखना है। कौन कौन सी हैं? वनाष्टक, देहरादून, वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत। ठीक है, इसके अलावा जगत सच्चाई सार, जगत सच्चाई सार और धन विजय, धन विजय के बाद सांध्य अटन, और गुणवंत हेमंत।
गुणवंत हेमंत। तो ये रचनाएं खड़ी बोली की हैं। ध्यान रखिएगा, गुणवंत हेमंत में क्या है कि इसमें गांव में उपजने वाली जो विभिन्न प्रकार की सब्जियां हैं, मूली मटर जैसी वस्तुओं को भी प्रकृति वर्णन के अंतर्गत वे लेकर के आए। इसके कारण माधव मिश्र जी ने इनकी आलोचना भी की है। एक माधव मिश्र नाम के एक आलोचक भी हो, इनकी उन्होंने आलोचना भी की कि मतलब ये क्या ही लिख रहे हैं माधव मिश्र जी ने, क्योंकि बहुत ही सामान्य समझी जाने वाली चीज़ों को भी इन्होंने अपने लेखनी में, अपनी कविताओं में स्थान दिया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है श्रीधर पाठक जी ने अपने प्रकृति वर्णन के अंतर्गत। इसके अलावा इनके कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां भी देख लेते हैं, है ना। उसके पहले हम देखते हैं कि इन्होंने कुछ अनुदित साहित्य भी लिखा है। ठीक है, अनुदित साहित्य, अनुदित साहित्य यानी इन्होंने जिन रचनाओं का अनुवाद किया है हिंदी में, उन रचनाओं के नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक रचना इन्होंने लिखी है गडरिये और दार्शनिक। गडरिये और दार्शनिक। ठीक है, ये किस रचना का अनुवाद है? एक ग्रे नाम के एक लेखक रहे हैं, उनकी रचना शेफर्ड एंड फिलोसफर। क्या है? शेफर्ड एंड फिलोसफर। ठीक है, इन क्लासेस से फ़ायदा आपको ये होगा कि आप बहुत इत्मीनान से अगर थोड़ा समय दे करके तैयारी करते हैं, इस क्लास को पूरा शुरू से अंत तक देख लेते हैं, तो आपको इनकी रचनाएं जल्दी जल्दी में जो आप पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, इत्मीनान से पढ़ने पे आपको ये सारी चीज़ें तैयार रहेंगी। जैसे एक रचना है एकांतवासी योगी, जो इन्होंने अनुवाद किया हुआ है। एकांतवासी योगी। एकांतवासी योगी किसकी रचना थी? एक गोल्डस्मिथ थे, गोल्डस्मिथ, उनकी रचना है हर्मिट। ठीक है, हर्मिट। तो हर्मिट का इन्होंने जो अनुवाद किया है वो एकांतवासी योगी नाम से किया हुआ है। साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं, आगामी राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा है या फिर आने वाली छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा है, टीजीटी पीजीटी, सब में बहुत महत्वपूर्ण ये सारे पॉइंट्स हैं। हमने बहुत मेहनत से अपने शॉर्ट नोट्स में ये सारे तैयार किए हुए हैं और आपको हम लगातार इसको प्रोवाइड भी करा रहे हैं। तो इसे अच्छे से देख लीजिए। एक शांत पथिक नाम से रचना इन्होंने अनुदित की है, शांत पथिक। ठीक है, शांत पथिक ये जो है किसकी रचना है? ये जो है ये भी है गोल्डस्मिथ का, गोल्डस्मिथ की रचना है ट्रैवलर। ट्रैवलर, इसका हिंदी अनुवाद उन्होंने शांत पथिक नाम से किया हुआ है। इसके अलावा एक संस्कृत की रचना का भी इन्होंने अनुवाद किया हुआ है ऋतुसंहार नाम से, ऋतुसंहार। ठीक है, ये ऋतुसंहार कालिदास की रचना है, उसी का अनुवाद इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, और ये ब्रज भाषा में इसका अनुवाद इन्होंने किया, हिंदी में नहीं बल्कि ब्रज भाषा में किया है, संस्कृत से ब्रज भाषा में अनुवाद। तो ध्यान रखना है, अगर कभी पूछ ले कि श्रीधर पाठक ने ऋतुसंहार का अनुवाद किस भाषा में किया है, तो ब्रज भाषा में किया हुआ है। ठीक है, आगे इनकी बहुत महत्वपूर्ण एक पंक्ति है, उसे ध्यान रख लें। आपको याद रखना चाहिए कि श्रीधर पाठक जी ने ये पंक्ति लिखी है, क्योंकि बहुत चर्चित है, कई बार पूछी जा चुकी है परीक्षाओं में। निज भाषा बोलहु लिखहु, बोलहु लिखहु, पढ़हु गुनहु सब लोग, पढ़हु गुनहु सब लोग।
करहूँ सकल विषयन विषय, करहूँ सकल विषयन विषय, निज भाषा उपयोग, निज भाषा उपयोग। अब इसे पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि ये भारतेंदु जी की पंक्ति है, क्योंकि भारतेंदु जी ही इस तरह का लिखते हैं, तो आपको ध्यान रखना ये भारतेंदु जी ने नहीं बल्कि श्रीधर पाठक जी ने लिखी हुई है। किसने? श्रीधर पाठक जी ने। तो साथियों, ये पॉइंट्स जो हैं हम देख रहे थे श्रीधर पाठक के विषय में। बहुत महत्वपूर्ण सारे तथ्य हैं। आपने देखा कि आपने इस छोटी सी क्लास में एक रचनाकार की महत्वपूर्ण सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से देख लिया है ना। तो 10-15 मिनट में आपके एक रचनाकार के ऊपर पूरी के पूरे तथ्य तैयार हो गए। ईजिली आप लगातार हमारी क्लासेस से जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन करे रहेंगे तो समय पे सारी सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी, जिससे आप लाभान्वित होंगे, आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल पाएगी। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।